हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आशा करते हो कि आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस में जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें अपन पढ़ रहे थे कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, इसमें से मेरा लगभग लगभग पूरा इसमें करा दिया था। लास्ट मेरा इसमें टॉपिक बचा है साबुन और अपमार्जक। इस टॉपिक को आज अपन देख लेते हैं। साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, इनकी रासायनिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। साथ में हम इनके जो कार्बन और इसके यौगिक हैं उसके 2025 तक अभी तक जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि इस वाले टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके साथ ही ये आज पूरा टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करती हूँ साबुन और अपमार्जक। पूरी वीडियो को देखिए, आपको ये होपफुल होगी। साबुन साबुन क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम में पोटेशियम के जो लवण होते हैं उनको हम साबुन कहते हैं। आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट करके लाइन याद रखनी है। क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम में पोटेशियम के लवण होते हैं, वो होते हैं साबुन के अणु होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी की ऐसे ही लाइन आजकल ऐसी कैसी दी जाती है। तो साबुन क्या होते हैं, परिभाषा के रूप में इसको पूछ सकते हैं। दूसरा है, साबुन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक आयनिक भाग होता है, एक कार्बन श्रृंखला भाग होता है। इसकी केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं, जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। आयनिक भाग होता है वो जल से क्रिया करता है, और जो कार्बनिक श्रृंखला भाग होता है वो तेल से क्रिया करता है। तो आप ये ध्यान रखना कि इसका जो आयनिक भाग होता है वो जल से क्रिया करता है, कार्बनिक श्रृंखला भाग है वो तेल से क्रिया करता है। ये वाले स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए स्टेटमेंट है। और ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं, इन दोनों पार्ट्स मिलकर जो स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं मिसेली स्ट्रक्चर। जो साबुन की ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें आयनिक भाग जल से क्रिया करता है, कार्बन श्रृंखला भाग होता है वो तेल से क्रिया करता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसेली स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मिसेली स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे कोई भी तेल की बूंद है, तेल की बूंद से मतलब है जैसे भी कोई कपड़ा है, कपड़े के ऊपर कोई डट है या तेल है, जो भी है, ठीक है। अब इसमें जो साबुन है, जब हम साबुन लगाते हैं तो साबुन की स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, जिसके दो पार्ट होते हैं। ये वाला भाग, बाहर वाला भाग होता है आयनिक भाग, और जो पूंछ वाला भाग होता है वो इसका कहलाता है कार्बन श्रृंखला भाग, जो एक लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। और ये जो आयनिक भाग होता है वो Na+K+ आयनिक भाग होता है, जो कि जल की ओर होता है, यानी जल रागी होता है, जल इसको प्रिय होता है, इसलिए इसे हम हाइड्रोफिलिक पार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी कहते हैं। दूसरा भाग होता है जो पूंछ के रूप में होता है, वो कार्बन श्रृंखला भाग होता है। ये जल से दूर रहता है, ये तेल की बूंद की तरफ इससे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस भाग को हम हाइड्रोफोबिक भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी इसको कहते हैं। अब हम एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो मिसेल होता है, मिसेल किस तरह से क्रिया करता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। मिसेल में दो सिरे होते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया। एक सिरा जो जिसे हम पुच्छ सिरा भी कहते हैं, जिसे हम पुच्छ सिरा भी बोल सकते हैं, हम पूछ भी कह सकते हैं, तेल के कण की ओर होता है। जैसे ये वाला भाग, कार्बन वाला भाग है, वो तेल के कण की ओर होता है। जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है, अभी बता दिया मैंने, और इसको हम हाइड्रोफोबिक भाग या जल विरागी सिरा कहते हैं। दूसरा सिरा होता है वो आयनिक भाग होता है, जो गोल आयनिक अणु के रूप में होता है, जो सोडियम पोटेशियम के परमाणु होते हैं। तो ये आयनिक भाग होता है जो बाहर की ओर होता है, और ये पानी के साथ क्रिया करता है, और पानी के साथ क्रिया करके इमल्शन बनाता है। क्या बनाता है, इमल्शन बनाता है। जल में विलेय भाग जलरागी या हाइड्रोफिलिक पार्ट इसको हम कहते हैं। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था पाई जाती है। कैसे होती है, जैसे मतलब जैसे भी कपड़ा, हम साबुन लगा के कपड़े को हम जल में डालते हैं, साबुन को जल में डालते हैं, तो जल के अंदर एक कैसी क्रिया होती है, इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है। हाइड्रोकार्बन वाला जो सिरा है, यानी कार्बन श्रृंखला वाला जो सिरा होता है, वो जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि जो आयनिक सिरा है वो गुच्छे की सतह पर स्थित होता है। यानी कहने का मतलब वो ये है कि आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर होता है, और जो जल विरागी सिरा है वो अंदर जो डर्ट या तेल होता है उसकी तरफ बनता है। अब ये जो मिसेल है, मिसेल कैसे कार्य करता है कि जो तेलीय मैल है उसे मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं,
और ये जो मिसेल है विलयन में कॉलाइडी रूप में बने रहते हैं। कैसा विलयन बनाते हैं? कॉलाइडी विलयन बनाते हैं, जिसके कारण इनमें आयन आयन विकर्षण होता है जिसके कारण ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। आयन आयन विकर्षण के कारण ये अवक्षेपित नहीं होते हैं और साबुन के मिसेल मैल को पानी के बाहर निकालने में मदद करता है, वह हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। इस तरह से ये क्रिया करता है। कैसे क्रिया करता है? दोबारा बता दूं कि इसमें जो मिसेल है उसके जो मेल की ओर केंद्र में एकत्र हो जाते हैं और विलयन में कॉलाइडी विलयन बनाते हैं। आयन आयन विकर्षण के कारण ये अवक्षेपित तो नहीं होते, लेकिन साबुन के मिसेल मेल को पानी के बाहर निकालने में मदद करते हैं, हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन के जो मिसाइल है वो प्रकाश को प्रकर्णित कर सकते हैं, जिसके कारण साबुन का घोल हमारा बादल जैसा दिखता है। जैसे हम पानी लेते हैं, पानी में सर्फ घोलते हैं तो हमारा पूरा घोल झाग झाग जैसा बन जाता है, बादल जैसा बन जाता है। वो किसके कारण होता है कि जो मिसाइल होते हैं वो प्रकाश को प्रकर्णित कर देते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है, लेकिन उससे झाग नहीं बनते हैं। जब कठोर जल होता है और जब उसमें साबुन को डाला जाता है तो उसमें झाग नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि वह जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों उसमें होते हैं, इसके कारण से अभिक्रिया करता है तो उसमें झाग नहीं बन जाते हैं। इसके लिए अपमार्जक का उपयोग करता है, यानी कठोर जल में हम साबुन के स्थान पर अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। ये अच्छे से कार्य इसमें करता है। देख लिया कि साबुन कैसे क्रिया करता है। साबुन की स्ट्रक्चर कौन के दो पार्ट होते हैं और उस क्रिया को साबुन की जो स्ट्रक्चर उसको हम जो बनती है दो पार्ट में उसको क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ये आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा साबुन में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बता दूं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है, यानी साबुनीकरण इसको कहते हैं या सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण इसको कहते हैं। ये कैसे क्रिया करता है? इसमें क्या होता है कि जब बसा या तेल के जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं को एक मजबूत क्षार यानी स्ट्रॉन्ग क्षार जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ गर्म किया जाता है, जिससे साबुन में ग्लिसरीन बनते हैं। क्या बनता है? साबुन और उसके ग्लिसरीन उसके सह उत्पाद के रूप में या उप उत्पाद के रूप में बनती है। जैसे बसा तेल या ट्राइग्लिसराइड कोई ले लिया, जब उसकी हम NaOH या KOH क्षार से क्रिया कराते हैं तो हमें साबुन मिलते हैं। जो बसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, क्योंकि जो सोडियम या पोटेशियम होते हैं वो बसा तेलों से जाकर जुड़ जाते हैं। साथ ही हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होती है जो कि सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम ग्लिसरीन भी कह सकते हैं। ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन हालांकि आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कैसे क्रिया करता है। ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले आपने देखे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर होती है CH2 C00C17H35। इतने लंबे लंबे अणु होते हैं और ये CH C00C17H35 और बॉन्ड CH2 C00C17H35 जब 3NOH के साथ क्रिया करता है तो 3 C17H35 COONA के लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके लवण बनते हैं और ये क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। साथ में हमें एक उत्पाद सह उत्पाद के रूप में भी प्राप्त होता है, जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। तो CH2OH, CHOH और CH2OH बनता है। इसमें जो Na है वो इस तरह से यहाँ से इनके साथ क्रिया करके और साबुन के लवण बनाता है, साथ में हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होती है। तो इस तरह से साबुन की स्ट्रक्चर अपने देख ली। और साबुन तो अगर हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछ भी ले तो आपको साबुन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया और सह उत्पाद के रूप में इसमें ग्लिसरॉल बनता है वो भी बता दिया और कौन सी रिएक्शन होती है वो भी आपको समझा दी। लेते हैं अपमार्जक। हमें पढ़ा था कि साबुन एवं कठोर जल होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं, उसके साथ झाग नहीं देता है, तो उसके स्थान पर हम इसका यूज करते हैं, अपमार्जक का यूज करते हैं। अपमार्जक क्या होता है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण। वो तो सोडियम या पोटेशियम के लवण थे, लेकिन ये क्या होते हैं? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इसके कारण क्या होता है कि इसमें ये जो कठोर लवण है वो क्लोराइड ब्रोमाइडों से क्रिया कर लेते हैं और अपमार्जक है वो कपड़े को साफ कर देते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है और कठोर जल में प्रभावी ये बने रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से उदाहरण होते हैं जैसे शैम्पू और कपड़े धोने के जो उत्पाद बनते हैं, मतलब जो लिक्विड आते हैं आजकल, डिटर्जेंट आते हैं कपड़े धोने के, वो किससे बनते हैं? अपमार्जक के रूप में
यूज किए जाते हैं अपमार्जक के ही बने होते हैं। अपमार्जक है जिसमें हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैं इसको बता दूं जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट एक अपमार्जक होता है जो कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फेट लवण होते हैं। इसमें CH3 CH2 का होल 11 SO4-2 और बॉन्ड Na+ के लवण इसमें होते हैं। तो ये होते हैं, आज हमने देख लिया कार्बनिक और उसके यौगिक है, उसका जो चैप्टर आज पूरा हुआ, जिसमें मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया, कार्बन की अपर रूप के बारे में बताया, साथ में हमने पढ़ा था कि कार्बन की जो श्रृंखला बनती है उसका नामकरण कैसे करते हैं, जिसमें आपको कार्बन के सारे नंबर्स के नाम याद करें, जैसे एथिन, मेथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना। फिर उनके साथ जो प्रतिस्थापी हम लगाते हैं तो अनुलग्न के रूप में लगता है, पूर्व लग्न के रूप में लगता है, और उसके द्वारा क्या नाम बनते हैं वो भी आपको मैंने बताया। इसके बाद कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके साथ होने वाली जो अभिक्रियाएं, रिएक्शन, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी आपको याद करनी है। और लास्ट में एक टॉपिक बचा था इसमें साबुन और अपमार्जक, जो भी मैंने आपको आज बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसके आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस वाले टॉपिक में से अब तक कैसे क्वेश्चन आए हैं। 15 अक्टूबर 2022 वाली एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आया था, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। जैसे मैंने आपको बताए थे सारे क्रियात्मक समूह के आधार पर आपको नामकरण आपको बताया था। तो आपको प्रोपेनॉन, नॉन मतलब मैंने बताया था नॉन यानी ऑन यानी कीटोन। आप इस तरह से आप एक ट्रिक बनाकर या अपने आप से मतलब ऐसे याद करो रिलेवेंट करके कि आपको याद हो जाए, तो आपको समझ में आ गया नॉन यानी कीटोन, तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। कार्बन निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? ये आपको मैं शुरू में बताया था जब क्लास चालू की थी हमने। इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो देखना, जिसने अभी तक नहीं देखी है, तब आपको पता चल जाएगा। एसिटिक अम्ल जिसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही ज्यादा होता है, तो किसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है? एसिटिक अम्ल का। ये भी 2022 की एग्जाम है उसमें आया हुआ है। कार्बन के किस अपर रूप में फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? ये जब मैंने कार्बन के तीनों अपर रूप बताए थे जब आपको पढ़ाया था, तो कार्बन के अपर रूप, ये संस्कृत शिक्षा विभाग की एग्जाम हुई थी 2018 वाली 2020 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्बन के अपर रूप कौन सा होता है? फुलेरिन C60 जो होता है वो कार्बन का जो अपर रूप है फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है। सिरका 1 बिलियन है, ये भी संस्कृत शिक्षा विभाग में 4/8/2020 को की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। तो सिरका किसका विलयन होता है? 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल में, यानी मैंने आपको बताया था 5 से 8% जलीय विलयन में जो एसिटिक अम्ल होता है उसको हम सिरका कहते हैं। तो ये जो मैंने आपकी अभी इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें केमिकल रिएक्शन इसकी जो कार्बन की यौगिकों की कराई थी, उसमें ये ऐसे कैसे ही एनसीईआरटी में दे रखा है और मैंने आपको ये करवाया था। किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? ये भी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो 2020 में एग्जाम हुई थी उसमें आया होता क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था गलनांक और क्वथनांक दोनों ही एसिटिक अम्ल के ज्यादा होते हैं, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपर रूप नहीं है? यानी कार्बन की अपर रूप 3 अपर रूप बताए थे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, आपको याद करने हैं अच्छे से। इनके बारे में डिटेल में भी पूछ सकता है, इनकी स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, इनके अंदर से भी आपसे पूछ सकता है। तो कौन सा अपर रूप नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, बेंजीन नहीं है। बायोगैस में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक है। जब मैंने मेथेन आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये कराया था क्वेश्चन, कौन होता है बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक? मेथेन, जो कि 9 जनवरी 2020 को जो एग्जाम हुई थी स्कूल एजुकेशन की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद, ये मैंने आपको अभी कराया है, ये भी स्कूल लेक्चर की एग्जाम जो 2015 वाली एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है। तो साबुन के सह उत्पाद यानी उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? ग्लिसरॉल। क्या निकलता है? ग्लिसरॉल निकलता है। बसा अम्ल के तो ये बने ही होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में इसमें यूज होता है। सोडियम लवण है, जो बसा अम्ल से जो साबुन बनते हैं वो सोडियम लवण होते हैं। तो ग्लिसरॉल इसमें सह उत्पाद के रूप में निकलता है। तो आपको साबुन और उसके अपमार्जक जो इसकी केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। शिक्षा विभाग की जो 2024 में 15 नवंबर को एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है?
आपको मैंने बताया था OH क्रियात्मक समूह है, यानी OH यानी एल्कोहल, एल्कोहल यानी ऑल समूह। ऑल समूह किसमें है? इसमें देखो ब्यूटेनॉन है, नहीं है, ब्यूटेनोइक भी नहीं है, ब्यूटेनॉल भी नहीं है, ब्यूटेनॉल। ऑल यानी OH यानी ऑल, ऑल यानी ब्यूटेनॉल समूह होता है। तो ये क्रियात्मक समूह वाले भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फुलेरिन में कार्बन की संकरित अवस्था है। ये अभी जो ग्रुप ई स्कूल लेक्चरर की 2025 वाली एग्जाम हुई है, उसमें जो ग्रुप ई है उसमें ये क्वेश्चन आया है, फुलेरिन में कार्बन की संकरित अवस्था है। ये शायद मैंने आपको लिखा दी थी या नहीं लिखा दी, तो मैं आपको वापस से एक बार और इसको लर्न करा देती हूँ कि जो हीरा होता है वो अपने चारों तरफ के कार्बन से घिरा हुआ होता है, तो उसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है। इसके कारण उसमें sp3 संकरित अवस्था पाई जाती है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु से घिरा होता है। एक कार्बन परमाणु इसमें फ्री होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, जिसके कारण उसमें एक पाई बंध बनता है। तो इसमें 3 सिग्मा और एक पाई बंध बनता है, इसके लिए इसमें sp2 संकरित अवस्था पाई जाती है। जबकि जो फुलरिन होता है, फुलरिन में sp2 संकरित अवस्था होती है। क्यों? फुलरिन ग्रेफाइट से ही मिलकर बनता है, ग्रेफाइट का ही रूप है। तो इसमें भी क्या होता है, ये प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है और चौथा कार्बन दूसरे अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। इसके कारण इसमें sp2 संकरित अवस्था पाई जाती है। तो आप याद रख लेना, हीरा में sp3 और ग्रेफाइट और फुलरिन में sp2 संकरित अवस्था पाई जाती है। तो फुलरिन में कार्बन की संकरित अवस्था कौन सी पाई जाती है? sp2 संकरित अवस्था पाई जाती है। ग्रुप डी की अभी जो स्कूल लेक्चर 2025 में ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया था, सिरका जो परिरक्षक के रूप में बहुतायत में काम आता है, वो क्या होता है? मतलब किसका विलयन होता है? तो पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% जो जलीय विलयन है, घोल है, वो क्या होता है? सिरका होता है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लीजिए, आप पहले आया हुआ है और ये वापस से रिपीट हो चुका है। हालांकि घुमा के बस इसके जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिए हैं, लेकिन आंसर वही है, सिरका ही पूछा था। तो आपको ऐसे कुछ इसमें सबसे ज्यादा है साइंस में जो ओल्ड क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से रटना है और जो जो टॉपिक पे अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना ही है। जैसे फुलरिन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। सिरका है, इनकी रिएक्शन है, और कार्बनिक समूह है, कार्बन यौगिकों के जो क्रियात्मक समूह है उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रेंड, इसके साथ ही आज कार्बन और उसके यौगिक है उसका जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। और केमिस्ट्री के जो तीनों टॉपिक इसमें परमाणु अणु, केमिकल रिएक्शंस और कार्बन और उसके यौगिक, वो तीनों टॉपिक आज कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेने वाले हैं बायोलॉजी के टॉपिक, जिसमें टिश्यू है, कोऑर्डिनेशन है, नियंत्रण समन्वय है, आदि टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो को तो, और इससे पहले भी आपको समझना है पूरे, अगर अच्छे से नोट्स बनाने हैं, इसी वाले टॉपिक मैंने पहले के टॉपिक के नोट्स डाल दिए हैं अपनी टेलीग्राम पर, इसके भी मैं नोट्स है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। मेरी पहले वाली वीडियो को भी देखें ताकि आपको ये आगे ये वाली वीडियो भी समझ में आएगी। आने वाली जो वीडियो है उसके को भी मैं, आप टेंशन मतलब मैं सब आपको, मैंने बोला आपको जनरल साइंस में क्लियर करा दूंगी, तो पूरी जनरल साइंस जो फर्स्ट ग्रेड में आती है मैं आपको क्लियर करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।